हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो हमने स्टार्ट किया है इंडियन पॉलिटी, और इंडियन पॉलिटी में हम पहला ही लेक्चर जो हम स्टार्ट करेंगे अपना वो है कॉन्स्टिट्यूशन। देखो मैं ज़्यादा टाइम ज़ाया नहीं करता हूँ, जैसे आपको पता है। पहले मैं बताऊंगा, 2 पॉइंट्स में बताऊंगा। पहला पॉइंट मेरा ये रहेगा कि जो भी हम पढ़ेंगे ना, जो भी हम टॉपिक पढ़ेंगे उसका पहले हम वाई क्लियर करेंगे। वाई हम अच्छे से क्लियर करेंगे। लाइक एग्जांपल दूंगा, अगर मैं एक टॉपिक पढ़ रहा हूँ, टॉपिक ए है, इस टॉपिक ए ये आया क्यों, ये टॉपिक कैसे आया, कहाँ से आया, इसके आने का मकसद क्या था, ये हम अच्छे से पढ़ेंगे। और हम पढ़ेंगे कि इसके आने के बाद जो इम्पैक्ट है वो क्या हुआ, वो सारी चीज़ें हम अच्छे से पढ़ेंगे। उसका मतलब है हम वाई साथ में साथ क्लियर करेंगे, और उसी के साथ हम आपके बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है ना। और दूसरा पॉइंट ये है कि स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि मैं बहुत तेज़ पढ़ाता हूँ, तो आई ट्राई टू, मैं थोड़ा सा कंट्रोल करूँगा, स्पीड कंट्रोल करूँगा, मैं कम स्पीड में पढ़ाने की कोशिश करूँगा। ठीक है ना। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना पहला लेक्चर जो कि है कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन मतलब जो कि आपको पता है हमारा संविधान, हमारा सुप्रीम लॉ। ये अभी हमें डिफाइन या पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अभी हमें इसके बारे में पढ़ना है कि अभी हमें क्या पढ़ना है। तो अभी हमें दो चीज़ें पढ़नी है, एक तो हम पढ़ेंगे हिस्ट्री, और उसके बाद हम पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशन खुद क्या है, और इसमें क्या आर्टिकल्स है, कौन से शेड्यूल्स है, क्या क्या बोलता है, ये बोलता क्या है, अगर ये सुप्रीम लॉ है तो बताता क्या है। ये सब हम दूसरे सेक्शन में पढ़ेंगे, लेकिन पहले सेक्शन में हम पढ़ेंगे कि हिस्ट्री, इसका बैकग्राउंड क्या रहा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमारा आया कहाँ से। तो इसकी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की हिस्ट्री की स्टार्ट होती है हमारे ब्रिटिशर्स के साथ। ठीक है ना। क्योंकि तब जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन की मांग हुई, जब हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की डिमांड होगी, तो इंडिया में क्या था, इंडिया में क्या चल रहा था, उधर पे हमारा इंडियन अंडर ब्रिटिश रूल था। तो ब्रिटिशर्स कहाँ से आए, तो आपको पता होगा ब्रिटिशर्स आए थे हमारे ईस्ट इंडिया कंपनी से। ईस्ट इंडिया कंपनी जो एक ट्रेडिंग कंपनी थी, उसके बाद वही हमारे यहाँ पे रूल करने लगी। ब्रिटिश गवर्नमेंट मतलब उन्हीं को यूज़ करके यहाँ पे रूल करने लगी। आई डोंट नो फोकस, आउट ऑफ फोकस क्यों हो रहा है। ठीक है, ठीक है। तो हम बोलने का मतलब ये है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन की हिस्ट्री है वो स्टार्ट होती है हमारे ब्रिटिशर्स से, और ब्रिटिशर्स की स्टोरी स्टार्ट होती है हमारे ईस्ट इंडिया कंपनी से। ठीक है ना। अब मैं आपको एक जनरली, अगर ये भी नहीं आपको पता, पहले मैं यही एक्सप्लेन करता हूँ। क्या होता है कि 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी, ये कंपनी बन जाती है। ये कंपनी क्या होती है, एक ट्रेडिंग कंपनी होती है। ठीक है। ट्रेडिंग कंपनी क्या मतलब होता है, इसका मतलब, इसका काम होता है तिजारत करना, ट्रेड करना। ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में आती है 1608 में। ठीक है, इंडिया में आती है। और उसके बाद ग्रेजुअली क्या होता है कि यहाँ पे ब्रिटिश रूल आ जाता है। ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, कैसे ब्रिटिश रूल आ जाता है, ये पहले खाली एक कमर्शियल बॉडी थी, उसके बाद ये पॉलिटिकल बॉडी भी बन जाती है। पॉलिटिकल बॉडी का मतलब क्या है कि ये पॉलिटिकल अफेयर्स में भी स्टार्ट होती है। वो तो बाद में देखेंगे कैसे होती है, बस आप अभी याद रख लो कि हो जाती है। और उसी के साथ क्या होता है, हमारा ब्रिटिश रूल इंडिया में आ जाता है, और हम एक कॉलोनी बन जाते हैं। उससे पहले भी तो हम पे रोल कर रहे थे, मॉडर्न रूल कर रहे थे, अब बाकी जो भी डायनास्टीज थी। खैर, हमें वो सब सारी हिस्ट्री है वो हमें नहीं पढ़ना है। पहले मैं बस समझा रहा था आपको कि ईस्ट इंडिया कंपनी, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का बैकग्राउंड कहाँ से है, कहाँ से। अब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का बैकग्राउंड ब्रिटिशर्स है। ब्रिटिशर्स का बैकग्राउंड कहाँ से है, ईस्ट इंडिया कंपनी से। तो हमें स्टार्ट करना चाहिए कहाँ से, 1600 से। 1600 से हम स्टार्ट करेंगे। देखो, कोई भी डेट आपको याद रखने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। जो भी डेट आपको याद रखने की ज़रूरत है, जो एग्जाम में पूछा जाएगा, वो आपको टिप ऑफ द टंग होगा। कोई भी रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, आई गारंटी दिस। ठीक है ना। आपको खुद ही याद हो जाएगा, याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, प्यार से तो हम पढ़ाते ही है। देखो क्या होता है, 1600 में हम बात करेंगे, 1600 से। और उसके बाद जब कॉन्स्टिट्यूशन हमारा एनेक्ट हो गया 1950 में। ठीक है ना। 1600 से 1950 तक जो भी हमारी स्टोरी बनती है, वो किसकी स्टोरी बनती है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। तो हम स्टार्ट करते हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, किसका, कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। स्टार्ट कहाँ से करते हैं, 1600 से। ठीक है ना। 1600 में क्या हुआ था, देखो क्या हुआ था कि यहाँ पे जो इंडिया है ना, इंडिया सोने की चिड़िया थी, वो तो आपको पता ही होगा। इंडिया सोने की चिड़िया थी। यहाँ पे बहुत सारे रिसोर्सेज मिलते थे, जो कि यहाँ पे इनवाइट या इंटरेक्ट करते थे बाकी यूरोपियन कंट्रीज़ को यहाँ पे ट्रेड करने के लिए। ठीक है। अब जो हमारा इंडिया है, यहाँ पे पहले ही हमारी कुछ ईस्ट इंडिया कंपनीज आई थी। ठीक है ना। ये तो हमारी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, लेकिन कुछ और ईस्ट इंडिया कंपनीज आई थी यहाँ पे, लाइक स्पेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, या डच, या सॉरी पुर्तगीज ईस्ट इंडिया कंपनी है। वो ईस्ट इंडिया कंपनी पहले ही से ही इधर पे ट्रेड कर रही थी। लेकिन वो कौन सी कंपनी थी, वो यूरोपियन ईस्ट इंडिया कंपनीज थी। याद रखना, यूरोपियन ईस्ट इंडिया कंपनीज कौन कौन सी इधर पे थी, पुर्तगीज ईस्ट इंडिया कंपनी एंड स्पेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी। उसके बाद क्या हुआ, इन द ईयर 1600, जहां से कहानी स्टार्ट होती है, इन द ईयर 1600 क्या होता है कि कुछ मर्चेंट्स कौन होते हैं, वो लोग जो कारोबार करते हैं, कुछ मर्चेंट्स आ जाते हैं। अब वो मर्चेंट्स कहाँ पे जाते हैं, अब वो मर्चेंट्स जाते हैं जहाँ पे ये ब्रिटिशर्स की बात हो रही है। ब्रिटिश में क्या हो रहा है कि ब्रिटिश में कुछ मर्चेंट्स आते हैं जो कि ट्रेड करना चाहते हैं इंडिया में। अब ये ब्रिटिश के जो मर्चेंट्स हैं, ये जाते हैं अपनी, जो उधर पे क्वीन होती है तब की, उधर पे तब क्वीन का राज था, तो क्वीन एलिजाबेथ होती है उधर पे।
कौन? क्वीन एलिजाबेथ, क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट, ठीक है ना। अभी क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट के पास जाते हैं, बोलते हैं इनको कि हमें आप परमिशन दीजिए कि हम इंडिया में ट्रेड करने के लिए जाएंगे। ये मर्चेंट्स परमिशन मांगते हैं किससे? क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट से, और उसको बताते हैं कि देखो हमारा प्लान इस तरह रहेगा, हम ये फॉलो करेंगे, उसके बाद हम ये फॉलो करेंगे, हम बहुत प्रॉफिट लाएंगे, ठीक है ना। तो क्वीन एलिजाबेथ इंप्रेस होती है इनके एक रोड मैप से, और वो उनको एक चार्टर प्रोवाइड करती है, ठीक है ना, रॉयल चार्टर जिसको हम बोलते हैं, एक रॉयल चार्टर प्रोवाइड करती है। रॉयल चार्टर में क्या होता है कि इनको ट्रेड मोनोपोली दी जाती है। किसको? जो ब्रिटिश के जो मर्चेंट्स हैं, इनको ट्रेड मोनोपोली दी जाती है। ट्रेड मोनोपोली। अभी ट्रेड मोनोपोली नाम क्या है? ट्रेड मोनोपोली नाम ये है कि अगर ब्रिटिश, यहाँ पे मैंने बताया इंडिया में कौन सी कंपनीज थी, कौन सी ट्रेडिंग कंपनीज थी? यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनी थी, ब्रिटिश की कोई भी कंपनी नहीं थी। तो क्वीन एलिजाबेथ इनको रॉयल चार्टर देती है, बोलती है मैं आपको ट्रेड मोनोपोली दूंगी 15 ईयर्स के लिए। आप एक काम करो, 15 ईयर्स के लिए आपको परमिशन दिया जाता है, आप इंडिया में ट्रेड करो, आपको कोई भी और कंपनी वहां डिस्टर्ब नहीं करेगी, ब्रिटिश की कोई भी कंपनी आपको वहां पे डिस्टर्ब नहीं करेगी। उसी को बोलते हैं मोनोपोली। खुद ही जो एक कंपनी ट्रेड करेगी उधर पे। तो ये तो ये तो हो गई बात ईस्ट इंडिया कंपनी को मोनोपोली कैसे मिली। अब ये मोनोपोली जब इसको मिली, किसको? ईस्ट इंडिया कंपनी को। ईस्ट इंडिया कंपनी कौन थे तब? मर्चेंट्स थे। तो इन्होंने एक नाम रखा उधर पे। अब जिन्होंने कंपनी बनाई उस कंपनी का इन्होंने नाम रखा, और वो नाम क्या था? वो नाम था, आप लिखिए, द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू ईस्ट इंडीज, ठीक है ना। ये नाम था हमारे ईस्ट इंडिया कंपनी का, जिसको हम ईस्ट इंडिया कंपनी बोलते हैं। फिर से मैं रिपीट करूंगा, इसका नाम क्या था? द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू ईस्ट इंडीज, ठीक है ना। तो अब ईस्ट इंडिया कंपनी को, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को ट्रेड मोनोपोली मिल गई थी। किसकी तरफ से? क्वीन एलिजाबेथ की तरफ से। लेकिन क्या ये मोनोपोली फ्री में मिली थी? नहीं, ये मोनोपोली फ्री में नहीं मिली थी। इसके लिए ब्रिटिश को आई गेस 40 लाख पे करना पड़ता था, ठीक है ना। आई एम सॉरी, 4 लाख ब्रिटिश पाउंड पे करना पड़ता था। किसको? हमारी जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को गवर्नमेंट की तरफ, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को गवर्नमेंट की तरफ कितना पे करना पड़ता था? 4 लाख ब्रिटिश पाउंड पर ईयर इनको पे करना पड़ता था। किसको मेंटेन करने के लिए? ट्रेड मोनोपोली को मेंटेन करने के लिए, ताकि कोई और कंपनी ना आए इंडिया में, कोई और ब्रिटिश की ट्रेडिंग कंपनी ना आए इंडिया में, जो कि हमें मतलब हम उनको, उनसे घाटा ही होता ना, लॉस में हो जाते। तो वो नहीं चाहते। तो वो अपनी खाली ट्रेड मोनोपोली चाहते थे, खाली वो ट्रेड कर रहे हैं, खाली वही ट्रेड करनी चाहिए। और ये कंटिन्यू करने के लिए उनको कितना देना पड़ता था? 4 लाख ब्रिटिश पाउंड्स। अब इवेंचुअली होता क्या है? इवेंचुअली क्या होता है, जो हमारी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है ना, वो यहाँ इंडिया में आती है। वो इंडिया में अपने क्या करती है? उनको इंडिया में एंटर करना होता है। मैं 1600 की बात कर रहा था। अब 1608 में क्या होता है? 1608 में इंडिया में एंटर हो जाती है। अब 1600 में अगर ट्रेड मोनोपोली इनको 1600 में मिल जाती है, तो ये 1608 में क्यों आ जाते हैं? इतना टाइम क्यों लगाते हैं? क्योंकि मैंने बताया पहले इधर पे यूरोपियन कंट्रीज कुछ, यूरोपियन ईस्ट इंडिया कंपनीज कुछ थी, जिनके साथ इनको फाइट्स होते रहते थे, या कुछ ऐसी मतलब सारे कुछ हिंड्रेंसेस जो भी इनको रास्ते में आ जाते थे, वो खत्म करने तक इनको कितना टाइम लगा? 8 ईयर्स। तो उसके बाद 1608 में क्या हो गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आ रही है इंडिया में, और इंडिया में एंटर करती है कहाँ से? गुजरात से। गुजरात, सूरत, आपको पता होगा, सूरत से एंटर करते हुए इंडिया में पहुंच जाती है हमारी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। लेकिन अब तो इधर पे और एक दिक्कत हो जाती है ईस्ट इंडिया कंपनी को। पहली दिक्कत हो जाती है, पहली दिक्कत थी जो कि इनको ब्रिटिश से परमिशन लाना था ट्रेड का, वो तो इन्होंने किया, ठीक है। दूसरा था इंडिया में जो रूलर था उससे परमिशन लेना कि हम यहाँ पे ट्रेड करेंगे, ठीक है। अब एक कंपनी आ रही है, मैं बताऊंगा इधर पे। अब ये इंडिया है, ठीक है। यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी आ रही है, इनको परमिशन मिल गया है ट्रेड करने के लिए। लेकिन किसने परमिशन दिया? क्वीन एलिजाबेथ ने रॉयल चार्टर के थ्रू इनको परमिशन दिया ट्रेड करने के लिए। क्या? लेकिन इनको यहाँ पे परमिशन मिला था ट्रेड करने के लिए? नहीं, इनको परमिशन नहीं मिला था। तो इधर पे कौन था तब? इधर पे मुगल्स का रोल था। इंडिया में मुगल्स का रोल था जब ईस्ट इंडिया कंपनी इधर पे आती है। तो मुगल्स में किसका रोल था तब? यहाँ पे जहांगीर का रोल था। यहाँ पे किंग कौन था? जहांगीर इधर पे था। अब जहांगीर इधर पे था, यहाँ से ईस्ट इंडिया कंपनी आ रही है ट्रेडिंग करने के लिए। तो ये रिक्वेस्ट कर रही है जहांगीर को कि हम ट्रेड करेंगे। जहांगीर एक्सेप्ट नहीं करता है। उसके बाद क्या आता है? उसके बाद जब ये एक्सेप्ट नहीं करता है तो ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी है ये जाती है वापस ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास कि हमें इस तरह मसला होता है। वहाँ पे जो जहांगीर है, मुगल किंग है, वो हमें एक्सेप्ट नहीं करता है, उधर पे हमें मतलब परमिशन नहीं देता है। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या करती है? एक मिनिस्टर या एक बंदा भेजते हैं उधर पे, जिसका नाम होता है थॉमस रो।
थॉमस रो को उधर पे भेज दिया। थॉमस रो क्या करता है, थॉमस रो करप्ट करता है जहांगीर को। जहांगीर को वो अयाशी देता है, वो उसको मतलब फूड देता है, यूरोपियन फूड देता है, वेस्टर्न फूड देता है, वेस्टर्न कपड़े देता है, शराब शबाब जो भी चीज़ें देता है ना, कौन देता है, थॉमस रो देता है जहांगीर को, खाली कि उसको करप्ट करने के लिए, उसको उससे परमिशन लेने के लिए। तो जहांगीर क्या करता है, और कुछ टाइम के बाद जब जहांगीर को इन चीज़ों की आदत हो जाती है तो जहांगीर बताता है कि चलो ठीक है, मैं कंपनी को परमिशन देता हूँ। किस कंपनी को, ईस्ट इंडिया कंपनी को परमिशन देता हूँ कि वो ट्रेड करे, जहाँ से उनको मतलब जहाँ वो जो भी करे करने दो उनको ट्रेड, लेकिन मुझे जो आप दे रहे हो ये मुझे कंटिन्यू मिलना चाहिए। ठीक है ना, ये था स्टेटमेंट जहांगीर का। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के दरवाजे तो खुल गए इंडिया में ट्रेड करने के लिए। तो अब आती है ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे इंडिया में ट्रेड करने के लिए। तो ईस्ट इंडिया कंपनी जब आती है तो ये कुछ पोस्टर्स बनाती है, अपने ट्रेडिंग पोस्टर्स बनाती है विथ रेस्पेक्ट टाइम थ्रू आउट द इंडिया। टाइम जाते जाते ये इंडिया में बहुत सारे ट्रेडिंग पोस्टर्स बनाती है। अब ट्रेडिंग पोस्टर्स में क्या होता है कि यहाँ पे ट्रेडिंग पोस्ट को मतलब यहाँ पे एक ट्रेडिंग पोस्ट बनाए है ना, इधर पे इसको एक एरिया बनाए, इसको एक प्रेसिडेंसी बनाए, यहाँ पे दूसरी प्रेसिडेंसी और यहाँ पे तीसरी प्रेसिडेंसी, जिसको हम बोलते हैं ये हमारी बॉम्बे प्रेसिडेंसी हो गई, ये हो गई हमारी मद्रास प्रेसिडेंसी और ये हो गई हमारी बंगाल प्रेसिडेंसी। 3 प्रेसिडेंसीज पहले ईस्ट इंडिया कंपनी बनाती है। ध्यान से सुनिएगा, ठीक है ना, और साथ साथ नोट्स बनाइएगा। अब क्या होता है यहाँ पे, ये प्रेसिडेंसी का मतलब क्या है, प्रेसिडेंसी का मतलब क्या है कि यहाँ पे कुछ जो पोस्ट्स है ना, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को परमिशन मिली, उन्होंने पोस्ट्स बनाए। अभी पोस्ट्स को एडमिनिस्टर करने के लिए, देख रेख के लिए ये कुछ प्रेसिडेंसीज बनाती है, और हर एक प्रेसिडेंसी में गवर्नर अपॉइंट किया जाता है कि ये गवर्नर अपनी प्रेसिडेंसी को देखेगा, अपने पोस्ट्स को देखेगा। तो इसी तरह हमारी कौन कौन सी प्रेसिडेंसी बनती है, जहाँ पे आज का मुंबई है उसको हम बोलते हैं बॉम्बे उस टाइम पे बॉम्बे प्रेसिडेंसी, यहाँ पे मद्रास प्रेसिडेंसी और यहाँ पे बंगाल प्रेसिडेंसी। ठीक है ना, आई होप कि आपको ये सारी चीजें समझ आ गई होगी। अब क्या होता है, अब चलते चलते टाइम चलता जा रहा है और आता है, हम पहुंचते हैं 1769 पे। 1769 में क्या होता है, एक खतरनाक एक इवेंट होता है जिसका नाम है बंगाल फेमाइन। ठीक है ना, क्या होता है, कुछ चीजें होती है लाइक बंगाल फेमाइन। बंगाल फेमाइन होता है, क्या होता है बंगाल फेमाइन में कि रेन्स नहीं आ जाते उस टाइम पे 1769 और उन ईयर्स के आसपास रेन कम हो जाती है, रेन बहुत कम पड़ जाती है, और जिसकी वजह से क्या होता है कि एग्रीकल्चर पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ जाता है। और उसकी वजह से क्या होता है कि मतलब होता है ना, वो द्राग जिसको हम बोलते हैं वही उड़ जाता है। तो उसकी वजह से क्या होता है, 1/3 पॉपुलेशन डेड हो जाती है खाना ना मिलने की वजह से। तो बंगाल में बंगाल फेमाइन जो कि फेमस है, इसमें क्या होता है 1/3 ऑफ पॉपुलेशन जो बंगाल की है वो डाई हो जाती है। अब वहाँ पे मैंने आपको बताया कि प्रेसिडेंसी किधर पे बनाई थी, एक प्रेसिडेंसी तो बंगाल भी थी ना। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो बंगाल प्रेसिडेंसी, वहाँ पे बहुत सारा लॉस होता है। क्यों लॉस क्यों होता है, क्योंकि जब लोगों को खाने के लिए कुछ नहीं है तो वो ट्रेड क्या करेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ, क्योंकि वहाँ पे भूखमरी हो जाती है। उसके बाद दूसरा रीज़न हो जाता है, दूसरा एक इम्पैक्ट पड़ जाता है, ये 1769 के बाद की बात है कि यहाँ पे करप्शन हो जाता है। जो ईस्ट इंडिया कंपनी है ना, ईस्ट इंडिया कंपनी में भर भर के करप्शन होता है। करप्शन क्या होता है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी, मैंने बताया कंपनी क्या होता है कंपनी कुछ ऑफिशियल्स है। देखो ईस्ट इंडिया कंपनी क्या थी, कंपनी में कुछ मेंबर्स है, ऑफिशियल्स है जो कि कंपनी चला रहे हैं, और इनको डायरेक्ट कौन कर रहा है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। कौन कर रहा है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कितने हैं, 24। ये बात आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उनको ये कंपनी क्या है, कुछ ऑफिशियल्स है जो कंपनी रन कर रहे हैं, उनको डायरेक्ट कर रहा है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, जो कि 24 नंबर है। अब मैं क्या बता रहा था, जो ये ऑफिशियल्स थे ना, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिशियल्स थे ना, ये ऑफिशियल्स भर भर के करप्शन कर रहे थे। इससे क्या होता था कि जो ऑफिशियल्स है ना, इनकी ये तो अपना पैसा तो ये कमा रहे थे, जो ऑफिशियल्स थे अपना पैसा कमा रहे थे, ये अपना पैसा बना रहे थे, लेकिन जो कंपनी की ओवरऑल हेल्थ थी ना वो खत्म हो गई थी। कंपनी एकदम बेकार हो गई थी, कंपनी कुछ ट्रेड कर ही नहीं पाती थी क्योंकि उतना ज़्यादा करप्शन हो गया था। अब ये करप्शन और बंगाल फेमाइन की वजह से क्या होता है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है ना, इसकी फाइनेंशियल स्टेटस बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है, इसकी फाइनेंशियल स्टेटस बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है। अब जिस तरह मैंने बताया कि इनको ट्रेड मोनोपोली मेंटेन करने के लिए कितना पे करना पड़ता था, 4 लाख ब्रिटिश पाउंड्स का पे करना पड़ता था। अब वो 4 लाख ब्रिटिश पाउंड्स ये पे करने के बजाय क्या होता है कि ये लोन लेते हैं, जो ईस्ट इंडिया कंपनी है ना, ये अप्रोच करते हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट को कि हमें लोन दो। ठीक है, ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास जाते हैं कि भाई हमें लोन दो, हम बहुत ही
कमज़ोर हो गया, फाइनेंशियल स्टेटस हमारा बहुत ख़राब हो गया, हमें लोन प्रोवाइड करो ताकि हम अपना काम कंटिन्यू करें, हम अपना ट्रेड कंटिन्यू कर सके, ठीक है ना। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या करती है, ब्रिटिश गवर्नमेंट बोलती है हाँ तुम इतनी अच्छी कंपनी हो, तो ये तो होता ही रहता है कारोबार में, तो ये होता ही रहता है, हम आपको लोन प्रोवाइड करेंगे। 1 लाख पाउंड्स का ये लोन प्रोवाइड करते हैं, ब्रिटिश गवर्नमेंट प्रोवाइड करते हैं 1 लाख पाउंड्स का लोन, किसको, ईस्ट इंडिया कंपनी को। लेकिन साथ में रखती है कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस। ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या बोलती है कि हाँ मैं तो आपको लोन दूंगा, लेकिन मसला इस तरह है कि आपको ये जो प्रॉब्लम हुई अभी, जो इकोनॉमिकल स्टेटस या फाइनेंशियल स्टेटस आपका इतना खराब हो गया, इसके पीछे का रीज़न जो हमें दिख रहा है वो है एडमिनिस्ट्रेशन, कि आपका एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा नहीं है, आप एक अच्छे तरीके में एडमिनिस्ट्रेशन नहीं कर रहे अपनी कंपनी को। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या बोलती है, अब ब्रिटिश का रोल आता है। ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या बोलते हैं, ब्रिटिश गवर्नमेंट बोलती है ईस्ट इंडिया कंपनी को कि हम आपको एक चार्टर प्रोवाइड करेंगे। चार्टर क्या होता है, पहले हम चार्टर समझेंगे। चार्टर कुछ गाइडलाइंस होती है, लाइक ये फॉलो करनी है ये गाइडलाइंस ईस्ट इंडिया कंपनी को। ब्रिटिश लोन देता है, लोन किस कंडीशन पे देता है कि आप ये चार्टर फॉलो करेंगे और इसी चार्टर के तहत आप एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे, ठीक है ना। ये ईस्ट इंडिया कंपनी है, इनको एडमिनिस्ट्रेशन में प्रॉब्लम हो रही थी, जिसकी वजह से इनको फाइनेंशियल यहाँ पे करप्शन हो रहा था, वो तो एडमिनिस्ट्रेशन की प्रॉब्लम थी। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या बोला, यहाँ पे मैं गवर्नमेंट लिखूंगा, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बोला कि मैं आपको लोन दूंगा, लेकिन लोन के साथ साथ मैं एक चार्टर भी आपको दूंगा, उस चार्टर को आपको फॉलो करना पड़ेगा और उसी के अकॉर्डिंग आपको अपना कंपनी चलानी होगी, अपनी आप कंपनी एडमिनिस्टर करनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो ईस्ट इंडिया कंपनी एक्सेप्ट करती है। तो उसके बाद जो पहला जो चार्टर प्रोवाइड किया जाता है ईस्ट इंडिया कंपनी को, उसको हम बोलते हैं रेगुलेटिंग एक्ट 1773। क्या बोलते हैं, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। ये हम कल डिस्कस करेंगे। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 मैं बता रहा था बैकग्राउंड के आया कहां से। अब रेगुलेटिंग एक्ट 1773 कितने टाइम तक आएगा, 20 ईयर्स तक। तो अब इनको बताया गया कि देखो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बताया कि आफ्टर एवरी 20 ईयर्स हम आपको चार्टर प्रोवाइड करेंगे, आफ्टर एवरी 20 ईयर्स हम आपको चार्टर प्रोवाइड करेंगे। लाइक अभी प्रोवाइड क्या किया रेगुलेटिंग एक्ट 1773, ये क्या है, चार्टर है। चार्टर में क्या है, कुछ चेंजेस है कि आप इस तरह चेंज करो, आप इस तरह कंपनी एडमिनिस्ट्रेशन करो। तो ये रेगुलेटिंग एक्ट 1773 क्या है, ये हम कल अच्छे से पॉइंट बाय पॉइंट डिस्कस करेंगे। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या बताया कि 20 ईयर्स तक ये चार्टर रहेगा, उसके बाद 20 ईयर्स के बाद और एक चार्टर आएगा, उसके बाद 20 ईयर्स के बाद और एक चार्टर आएगा। इसी तरह आते आते कितने चार्टर्स आ गए, देखो अगर हम बात करेंगे लाइक जस्ट अ सेकेंड, आई नीड टू टर्न द पेज, ओके। यहाँ पे मैंने क्या बताया कि ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है, इन्हें क्या बताया कि इन्हें 20 ईयर्स के लिए चार्टर्स देना स्टार्ट किए कि हर 20 ईयर्स के बाद आपको एक चार्टर दिया जाएगा जो कि आपको फॉलो करना पड़ेगा। पहला चार्टर क्या था, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 पहला चार्टर था। उसके बाद दूसरा चार्टर आएगा, कब आएगा, 20 सालों के बाद। तो 20 साल आप 1773 को 20 साल ऐड कीजिएगा तो आज आ जाएगा क्या, 1793, यही आ जाएगा ना। 1793 क्या था, चार्टर एक्ट। उसके बाद और 20 साल ऐड कीजिएगा, वो आएगा 1813, क्या, चार्टर एक्ट। उसके बाद और 20 साल ऐड कीजिएगा, क्या आएगा सर, 1833 चार्टर एक्ट। उसके बाद और 20 साल ऐड कीजिएगा, 1853 चार्टर एक्ट। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है हिस्ट्री में। अब ये क्या है, ये मैंने आपको बताया ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 20 ईयर्स के लिए चार्टर देना स्टार्ट किया, किसको, ईस्ट इंडिया कंपनी को। पहला चार्टर था रेगुलेटिंग एक्ट 1773, उसके बाद 20 ईयर्स ऐड करो, 1793 का चार्टर, उसके बाद 1813 का चार्टर, उसके बाद 1830, मतलब इन सब के बीच में कितनी डिफरेंस है, 20 ईयर्स ऑब्वियसली होगी ना। तो आई होप आपको डेट्स याद रह जाएंगे, बस 1-2 बार आपको नजर देने की जरूरत है, आपको फिर ये रिपीट करने की जरूरत नहीं है कि चार्टर एक्ट 18 क्या था, उसके बाद आपको याद ही नहीं पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है, आपको अच्छे से याद पड़ेगा, ठीक है ना। और अगर चार्टर एक्ट की और एक बात है, 3 इनमें हर किसी में है। रेगुलेटिंग एक्ट 1773, 93, 1813, 1833, 1853 एंड ये 3 से होता है। ये भी आपको एक मतलब हेल्प करेगा ये पॉइंट। अब ये जो है ना, ये रूल, इसको हम बोलते हैं कंपनी रूल। क्या बोलते हैं इसको, जो मैं अभी आपको बता रहा था, कंपनी रूल। और उसके बाद आता है हमारा क्राउन रूल, वो हम कल अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो कंपनी रूल क्या है और क्राउन रूल क्या है। देखो 80 कहाँ से, कंपनी रूल कहाँ से है, अब 1773 रेगुलेटिंग एक्ट से 1853 तक कौन कौन से इवेंट्स हो गए। तब तक अभी रूल कौन कर रहा था, अभी रूल कर रहा था ईस्ट इंडिया कंपनी। कर रही थी कंपनी रूल, हाँ कर रही थी, लेकिन ये चार्टर फॉलो तो कर रही थी चार्टर, लेकिन रूल इटसेल्फ कंपनी कर रही थी। अब ये जब 1853 का चार्टर आ गया, उसके बाद ये चार्टर खत्म होने के बाद
उसके बाद खुद ही ब्रिटिश गवर्नमेंट आती है और वो बोलते हैं हम खुद ही अब कमांड संभालेंगे। क्या बोलते हैं? हम खुद ही अब कमांड संभालेंगे। और वो टाइम कब स्टार्ट होता है? 1858 से लेके 1947 तक, जिसको हम बोलते हैं हमारा क्राउन रूल। ठीक है ना? आई होप कि आपको कंपनी रूल, क्राउन रूल के बारे में समझ आ गया होगा। कंपनी रूल क्या है? 1773 से 1853 तक कंपनी रूल कर रही है, ईस्ट इंडिया कंपनी रूल कर रही है। लेकिन कैसे रूल कर रही है? इनको चार्टर्स दिए जाते हैं, ये रूल करती है, लेकिन खुद ईस्ट इंडिया कंपनी रूल करती है। लेकिन 1853 तक फिर क्या होता है कि कंडीशंस इतने खराब हो जाते हैं, जैसे कि आपको पता है रिवोल्ट ऑफ 1857 हो जाता है। तो उसके बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट को लगता है कि नहीं, अब ईस्ट इंडिया कंपनी अब काम नहीं कर रही है ढंग से, हमें खुद ही आना चाहिए। उसके बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट खुद ही रूल करना स्टार्ट करती है। 1857 के बाद वो कहाँ से स्टार्ट होता है? 1858, रिवोल्ट ऑफ 1857 एक मेन फोकस रहता है, तब मेन कंसर्न रहता है, जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट खुद ही रूल करने आती है। कब से आती है? 1858 से 1947, जबकि फिर इंडिया आज़ाद हो जाता है। ये तो अब बाद की बातें हैं। पहले अभी ये जो हम पढ़ रहे थे कंपनी रूल है, कल हम अच्छे से पढ़ेंगे रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में, इन सब चार्टर एक्ट के बारे में कि कैसा चार्टर में अगर कोई गाइडलाइन थी तो क्या गाइडलाइन थी, किस तरह उनको गाइडलाइन गाइड किया जाता था। ठीक है ना? और अब यहाँ पे कुछ पॉइंट्स है जो कि मैं आपको बताना मतलब भूल गया था, तो आई गेस मैंने आपको बताया, लेकिन आप ये पॉइंट नोट डाउन कीजिए। पहला पॉइंट ये है कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को ट्रेड मोनोपोली मिली थी, तो वो कहाँ से मिली थी? थ्रू आउट द ग्लोब मिली थी? नहीं सर, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को मोनोपोली कहाँ तक मिली थी? मोनोपोली मतलब खाली वही एक ब्रिटिश कंपनी है जो कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वही एक ब्रिटिश की ट्रेडिंग कंपनी है जो कि ट्रेड कर सकती है। कहाँ से कहाँ तक ट्रेड कर सकती है सर? केप ऑफ गुड होप, याद रखिएगा, केप ऑफ गुड होप एक जगह है। केप ऑफ गुड होप के ईस्ट से, याद रखिएगा, केप ऑफ गुड होप से ईस्ट से स्ट्रेट ऑफ मैगेलन के वेस्ट तक, ये जो एरिया आएगा ना, इसमें इनको ट्रेड मोनोपोली मिली थी। किसको? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। ठीक है ना? अब ये तो एक पॉइंट हो गया कि ट्रेड मोनोपोली कहाँ से कहाँ तक थी। एक एक्सटेंट था, कौन सा? केप ऑफ गुड होप। केप ऑफ गुड होप्स के ईस्ट से स्ट्रेट ऑफ मैगेलन के वेस्ट तक, जहां भी जितनी भी कंट्रीज आती थी, इनमें ट्रेड करने की मोनोपोली किसको मिली थी? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। किसने दी थी? क्वीन एलिजाबेथ ने, रॉयल चार्टर के थ्रू। ये हमने पढ़ा। अब दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट ये है कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी इधर पे आई थी ना, जब इंडिया में एंटर कर गई थी, तो कहाँ कहाँ से? पहले तो मैंने बताया कि 1619 में इन्होंने बहुत मतलब प्रेसिडेंसीज बनाई थी ना, तब 69 में आते आते इन्होंने अपने पोस्ट स्टार्ट किए थे, अपने ट्रेडिंग पोस्ट्स बनाए थे। 1619 में सूरत में बनाए थे। आप लिखिए अगर आप ये लिखना चाहेंगे, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 1639 में मद्रास में, 1668 बॉम्बे और 1698 कलकत्ता में। ठीक है ना? ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रेसिडेंसी है जो कि आपको याद रखने की ज़रूरत वैसे तो नहीं है, तो लेकिन मे बी एग्जामिनर कुछ भी पूछ सकता है। ये तो हो गया आज का लेक्चर जो कि हमारा बेसिक्स था, इंट्रोडक्शन था। अब हम कल स्टार्ट करेंगे क्राउन रूल, और उसके बाद हम कल हम स्टार्ट करेंगे कंपनी रूल, उसके बाद हम क्राउन रूल स्टार्ट करेंगे, और उसके बाद हम इटसेल्फ कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है वो हम पढ़ेंगे। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छे से समझ आ गया होगा। ये डेट्स आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आगे से। एंड अगर आपको अच्छी लगी वीडियो तो आप लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा प्लीज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड बाय।